अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब, सर आपके कैसे मिजाज हैं? बेहतरीन। यार हमारे इस्लामाबाद में बहुत गर्मी हो गई है यार। बहुत ज्यादा बर्दाश्त से ज्यादा हो गई। हम नेपाल में कैसा मौसम होता है? नेपाल चलें? नेपाल चलते हैं, पहाड़ों में जाएंगे। वहाँ तो सुना है हर टाइम बर्फ पड़ी होती है। हाँ, यार माउंट हमने एवरेस्ट भी उधर। लास्ट 2-3 वीक से ना हमने अपने प्यारे डियर शाहजी शाहजी बालिंदर शाह साहब के बारे में या उनके कंट्री के बारे में या हालात व वाक़यात के बारे में कोई पॉडकास्ट नहीं की, बिल्कुल तो इसमें थोड़ा आपका भी कसूर है। बिल्कुल, सारी गलती नहीं। सारी गलती भाई, आप थोड़ा बीच में थोड़ा मुझे इग्नाइट कर देते थे तो हम कोई कर लेते थे। तो अभी आपने जिक्र ही नहीं किया, तो लेकिन मुझे खबर मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने कहा कि शफीक साहब के साथ बैठ के एक बैठक करते हैं बिल्कुल और बात करते हैं कि शाह जी की जो गवर्नमेंट है, उनके कोई होम मिनिस्टर है शायद, उन्होंने एक पुराना कट्टा खोल दिया है। एग्जैक्टली, ठीक है? काफी पुराना। वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यार अब है, तो ये अजाब अगर दफन ही रहता तो अच्छा था कुछ लोगों के लिए। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर कहीं कोई इंसिडेंट होता है या कोई जुल्म होता है तो उसका जस्टिस या उसको इंसाफ के कटारे में लेके आना होता बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कभी भी आए, मतलब वो वैसे तो कहते हैं कि वो जस्टिस डिलेड इज जस्ट डिनाइड, लेकिन क्या करें, अब कभी अगर कुछ हो जाए तो यार। अच्छा, मुझे इस इवेंट का भी नहीं पता था कि जो ये रॉयल फैमिली का मर्डर हुआ 2001 में हुआ था शायद। exactly. तो वो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि यार, लेकिन ये जब ये खबर गुजरी थोड़ा सा इसको मैंने देखा तो मैंने कहा शफीक साहब की ज़रूर इस पर नज़र होगी ना। तो शफीक साहब, ये शाह जी ने क्या कट्टा खोल दिया उनकी गवर्नमेंट ने? बेसिकली जैसा कि आपने बताया कि 1 जून 2001 को ये वाकया पेश आया जिसमें जो रूलिंग रॉयल फैमिली थी नेपाल की, उसमें द किंग, द क्वीन एंड 3 of his kids और बाकी मेंबर्स थे कुछ रॉयल फैमिली के, तो टोटल 10 लोगों का कत्ल हुआ था। अच्छा, यानी इस नाजरीन को एक और बात भी बता देना कि यानी 2008 से पहले शायद यहाँ पे रॉयल यानी मोनार्की होती थी। एग्जैक्टली, मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और ये काफी लंबे टाइम से थी। एग्जैक्टली, तकरीबन 240 साल का फैमिली की हिस्ट्री है। तो और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी कि आप कहें कि सिर्फ किंग और क्वीन रूल कर रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल थी, जिस तरह आप ब्रिटिश देख सकते हैं सेटअप के अंदर है, यूके के अंदर है कि रॉयल फैमिली रूल कर रही है लेकिन साथ पार्लियामेंट और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं। नहीं, जो मतलब जो भी इस सिस्टम में जो रॉयल या इनका किंग होता था उसको प्रोटोकॉल अगर मिलता था बेहतरीन और इज्जत और रिस्पेक्ट और एग्जैक्टली वो सारा निज़ाम चल रहा था। सो बेसिकली एक इंटरनल डिस्प्यूट था जिसके नतीजे में हुआ। वील गो इनटू द डिटेल्स फर्दर, लेकिन फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, उससे बहुत से लोग मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो होम मिनिस्टर साहब ने इस केस को रीओपन किया है। उन्होंने कहा है कि वील रीइवैल्यूएट, वील लुक इनटू इट, लेकिन इट विल बी चैलेंजिंग। लेकिन यार एक बात है, वैसे अब तो इट्स बीन 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली हो गई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी इन्होंने केस ओपन किया है तो बलिंदर शाह साहब का भी कॉन्सेंट तो होगा ना बीच में। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कॉन्सेंट होगा कि यार ये पता तो करें कि हमारी रॉयल, क्योंकि रॉयल फैमिली इनके बड़े क्लोज होती है, क्लोज टू देयर हार्ट्स। एग्जैक्टली, एंड इट वाज वेरी पॉपुलर, स्पेशली सिंस वो एब्सोल्यूट मोनार्की से जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आए तो जो किंग थे नेपाल के, he was very popular, very loved by the people. ये तो उनको मैं गॉड शॉट या भगवान शगवान टाइप समझते हैं ना। एग्जैक्टली, एक उनके लिए तो मतलब एक वो रिस्पेक्टेबल है, मतलब मोस्ट फिगर जो होता है वो इस तरह से तो ही ये इंसिडेंट वैसे हुआ क्या था, मतलब कितने लोग थे और एक मतलब क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? सो 1 जून 2001 और मोनार्की शिफ्ट हो चुकी है एब्सोल्यूट फॉर्म से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर, कि एक्टिव गवर्नमेंट के अंदर वो लोग इन्वॉल्व इतने ज़्यादा नहीं थे। तो उसमें जो किंग थे उनकी एक रस्म होती थी कि वो हर जुम्मे के दिन, हर तीसरे या चौथे जुम्मे के दिन वो रॉयल फैमिली को जमा करते थे और मुख्तलिफ मेंबर्स जो होते थे वो होस्ट प्ले किया करते थे। इस दफ़ा जो एक्टिव किंग थे उनकी बारी थी और उन्होंने सब फैमिलीज को इनवाइट किया हुआ था। एक उनके भाई जो थे वो नहीं थे, वो किसी और शहर में गए हुए थे। उस दिन खाने में नहीं थे उस दिन खाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, आपने मेरे कान खड़े कर दिए। एग्जैक्टली। अच्छा, इनका आगे जाके काफी अहम जिक्र आने वाला है। अच्छा, सो एक भाई नहीं थे लेकिन बाकी उनकी बहनें, एक और ब्रदर और उनके अपने बच्चे वगैरह सब मौजूद थे। अब ये तो डिनर का माहौल है, उससे पहले बताया जाता है आई विटनेसेस जो मेड्स गार्ड्स वहां पे मौजूद थे, उनके मुताबिक बताया जाता है कि जो क्राउन प्रिंस थे, जिनको हम उर्दू में वलीअहद यानी कि अपकमिंग किंग ना, किंग, एग्जैक्टली, जो किंग डेजिग्नेट कर दिए जाते हैं,
सो उनका कुछ इख्तलाफ चल रहा था अपने वालिदैन के साथ, किंग और क्वीन के साथ। और इस डिनर से कुछ देर पहले वो एक इंटॉक्सिकेटेड हालत में आए सामने। इंटॉक्सिकेटेड, थोड़ा सा ब्रीफ, नशे में, दारू पीती सी उन्होंने। हाँ, नशे में थे। और वो आए और वहाँ पे उनका कुछ वर्बल एक एक्सचेंज हुआ विद हिज पेरेंट्स, ठीक है, कुछ तकरार हुई, बातचीत नहीं तो डिस्प्यूट क्या चल रहा था, ये बताएं जरा। अभी आते हैं उसकी तरफ, ठीक है। तो इस तकरार के बाद उनको उनके कजन्स और उनके भाई कमरे में वापस ले गए। अब आते हैं डिस्प्यूट की तरफ कि मसला था क्या। मसला प्यार मोहब्बत का ही था, ठीक है। इश्क ने जो आपको इश्क ही क्या जो बर्बाद न कर दे। सही बात है, इसने काफी बर्बाद किया। हर चक्कर पीछे कुड़ी दात होता उस्ताद नहीं। सो हुआ ये कि इनको प्यार हो गया। ये यूके गए थे किसी काम से पढ़ने, नहीं आला तालीम के लिए यूके गए होंगे ना। रॉयल फैमिलीज के तो उधर ही पढ़ते हैं ना, अपने अपने मुल्कों में तो नहीं पढ़ते ये। तो वहाँ ये गए, वहाँ इनको प्यार हो गया। अच्छा। और एक खातून थी फ्रॉम अ वेरी हाई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। ओके। लेकिन उस पे इनके वालिदैन का, लड़की की फैमिली की तरफ से इतराज था, काफी मसले मसाइल थे। तो उस दिन भी ये बात हो रही थी। और गालिबन बताया ये जाता है कि इस वाकया होने से पहले भी ये भाई साहब उन खातून से फोन पे बात करके आए थे। अच्छा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिफोर द डिनर एक अल्टरकेशन हुई, एक तकरार हुई। इनके कजन्स और भाई ने इनके कमरे में। वैसे उस खातून पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं खुली? उन बेचारी क्या पता, आखिरी फोन कॉल उसने किया तो उसने मोटिवेट किया होगा, भाई साहब ये तो हमें मिलने नहीं दे रहे। ये एंगल जो है ना, नई जो ये तेरे भाई ने एंगल निकाला है, डिटेक्टिव एंगल। होता उन्होंने क्या होगा, बाजी देखो तुम्हारे और मेरे बीच में जमाना आ गया, तो इस जमाने को हटाना पड़ेगा। तो भाई ने हटा ही दिया। और भाई उस वक्त भाई के आंखों पे पट्टी बंदी होती है, किसी को कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ मैडम ही नजर आती है। एनीवेज, लगता है अब स्टेज से गुजरे हुए। मैं नहीं गुजरा नहीं हूँ भाई, मैं किसी के कहने पे सॉरी मच्छर ना मारूं, बंदों को कहाँ मारता। अच्छा एनीवेज, खैर कमिंग बैक, तो इनको इनके कमरे में छोड़ा गया, फोन पे इनकी बात होती है। और फिर ये फुल आर्मी कैमोफ्लेज ड्रेस के अंदर आते, यानी पूरा कॉस्ट्यूम, एग्जैक्टली, लोडेड विद वेपन्स, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि ग्लॉक 17 भी थी, सब मशीन गन वगैरह, राइफल, इस तरह के वेपन्स लेके ये आते हैं रॉयल डाइनिंग हॉल में। और वहां पे ये फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वेरी सैड, वेरी सैड। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फायरिंग, इनके फादर द क्वीन, द किंग ऑफ नेपाल, इनकी मदर क्वीन ऑफ नेपाल, इनकी एक छोटी बहन, एक छोटा भाई द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ नेपाल, और इनके गालिबन एक भाई के वालिद के ब्रदर एक होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम डाई ऑन स्पॉट, इंक्लूडिंग अदर डिस्टेंट यार मतलब थोड़ा एक सेकंड, इस बंदे ने, ये जो मजनू भाई साहब, मजनू भाई साहब ने अपने अम्मा अब्बा को मार दिया उस कुड़ी के लिए, हैं? बताया यही जाता है। अच्छा, सूत्रों के अनुसार। नहीं लेकिन यार दिस इज वेरी ट्रेजिक कि यार, अच्छा मुझे लगा कि रिश्तेदार को मार दिया वो लोग, हालांकि वो भी बुरी बात है। His immediate family, siblings भाई और पेरेंट्स। तो उस लड़की नशे में थे, सुरखाब के पर थे या नशे में थे, तो क्या मतलब बंदों को मार देंगे? अच्छा, नशे में कंट्रोल नहीं रहता ना आपका। सही है। अब खातून में हो सकता है सुरखाब के पर हो, जो इन्हें दिखते हो, जिनके पीछे इन्होंने किया। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। ओके, मार के ये साइड पे नहीं हुए, ठीक है, कि होता है ना कि बंदा भाग जाता है कुछ। जो इनके गार्डन्स थे रॉयल पैलेस के, रॉयल जो फैमिली है ऑब्वियसली दे आर हाईली प्रोटेक्टेड ना, तो गार्ड्स होंगे, सारा कुछ होगा। वो भी नशे में थे। ये एक और एंगल है। अच्छा, कि ये लोग सब कहाँ थे? अरे भाई सवाल खड़का रहा है इसके ऊपर। अच्छा, तो इस पे हम आएंगे बाद में। जो पहले हमने एक पॉइंट पार्क किया था कि वो किंग के भाई गायब थे और एक ये गार्ड्स वाला, इस पे हम बाद में आएंगे। सो इन भाई साहब ने क्या किया, फैमिली को कत्ल करने के बाद 9 लोग तकरीबन जिनको कत्ल किया इन्होंने। ही गोज आउट, जो गार्डन्स थे उधर गए एंड अपनी कनपट्टी पे बंदूक रख के चला देते हैं। अच्छा, ही डज नॉट डाई इमीडिएटली, ठीक है। नहीं तो फिर इसने कनपट्टी पे से रखी नहीं होगी, इसने वो बस निशाना थोड़ा सा हो गया होगा ना, गोलेट शायद। यार एक सेकंड यार, ये इस पे मूवी बननी चाहिए। इस पे बनी हुई है। हाँ, बताया क्यों नहीं यार, पहले मूवी देखते हम, अच्छी पॉडकास्ट करते। इसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी और यार ये एक दिस इज सीरियस थिंग। आई मीन आप ये देखें कि एक बंदा, अब ठीक है, अभी अपेरेंटली मुझे लगता है कि एक लड़की के इश्क में वो घर वालों से उसका डिफरेंस हो गया, फिर उसने घर वालों को मार ही दिया। मारने के बाद भाई तो खुद को भी मार रहा है। एग्जैक्टली। तो वो जो अब ये रॉयल मोटिव थोड़ा सा खराब हो जाता है। वो जो अंजलि है, वो जो खातून, वो किधर जाएगी भाई साहब?
तो मजनू क्या वाकई इस चीज के लिए मार रहा था, मार भी रहा था, नहीं मार रहा था, या कोई स्टोरी अब कंफ्यूजन हो गई। ओके सो मजनू भाई जो थे, द डेजिग्नेट किंग, वली अहद, द क्राउन प्रिंस, इनको सिंस ये डेथ नहीं हुई थी और ही वाज इन अ स्टेट ऑफ कोमा, इनको अस्पताल लेके जाया जाता है, बाकी मेंबर्स को भी लेके जाया जाता है, लेकिन द किंग एंड क्वीन आर डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल। और जो बाकी कुछ लोग थे वो ब्लड लॉस या इंजरीज की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। सो 9 लोग वो और 10वें मजनू भाई खुद। सो मजनू भाई को इन अ स्टेट ऑफ कोमा डिक्लेयर कर दिया जाता है एज पर द रॉयल ट्रेडिशन द किंग ऑफ नेपाल। ठीक है, सो अब ये किंग बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 दिन तकरीबन जिंदगी और मौत की कश्मकश में। यार एक सेकंड यार शफीक साहब, ये अगर उनकी आवाम को अपने किंग से इतनी मोहब्बत है तो उनको पता नहीं लगा इसने मारा है? अब देखिए वहां पे विटनेसेस थे लेकिन कम थे। ठीक है, फिर विटनेसेस भी सच बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, जिनके साथ हुई तो वो तो गुजर गए इस दुनिया से। ठीक है, सो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आ। अच्छा, ये भाई साहब कोमे में थे, कोमे में किंग डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन 4 जून की सुबह इनकी डेथ हो जाती है। ओके, ठीक है, और इनके जो चचा जिनका हमने पहले जिक्र किया था, जो गायब थे उस दिन, उनको सिंस लाइन ऑफ जो असेंशन है वो रॉयल लाइन, उसमें वो नेक्स्ट होते हैं, तो उनको किंग ऑफ नेपाल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये तो उनसे किसी ने पूछा नहीं कि भाई साहब आप उस डिनर की रात कहाँ थे? वो बताते हैं कि मैं गया हुआ था जरूरी काम से। अच्छा, वो किंग बन गया फिर, यानी 3 दिनों में 3 किंग। 3 दिनों में 3 किंग, 1 जून से 4 जून तक 3 दिन में 3 किंग्स। अच्छा, वो बन गया। उसके बाद वो भाई साहब जो चाचा जी हैं, ये मुझे सारी फिल्म के पीछे चाचा जी लग रहे हैं। एग्जैक्टली। अब वो जो एंगल ये भी है, वो चाचा जी की कोई रिश्तेदार तो नहीं थी? कुछ हो भी सकता है, कुछ हो नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कोई रिश्तेदारी विजिबली नहीं थी। ओके, सो अब इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं बिकॉज वी नीड टू गो टू द थ्योरीज एज वेल के क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। हुआ क्या इसके बाद? हुआ ये कि तकरीबन 7 साल के अरसे में दिस न्यू किंग जो चचा थे, ही प्रूव टू बी वेरी अनपॉपुलर। लोग इसको पसंद नहीं करते, लोग पसंद नहीं करते थे इनके डिसीजन, सारा कुछ। और इवेंचुअली जो इनकी पार्लियामेंट थी उसने डिसाइड किया कि जी ये मोनार्की जो है, शाही सिलसिला जो है, इसको खत्म किया जाए। अच्छा यार एक सेकंड, ये उस 7 साल में जब ये किंग रहा तो किसी ने देखो रॉयल फैमिली का मर्डर हुआ यार, किसी एक गली में जाते हुए बंदे का नहीं हुआ, तो कुछ इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं खुली? हुई इन्वेस्टिगेशन हुई। 1 हफ्ते का टाइम था, उसमें कुछ चीफ जस्टिस वगैरह भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, एज फार एज आई नो। उन्होंने काफी लोगों के इंटरव्यूज वगैरह किए और फिर एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यही मुर्दे इल्जाम ठहराया गया क्राउन प्रिंस को। उन्होंने कहा जी क्राउन प्रिंस मर गया, उसी पर डाल दो, कहानी खत्म। ओके, इसमें आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जी जी। ये जो चचा थे जो बाद में किंग बने, मेरे लिए सारी मजे की बातें थी, लेकिन चले कोई स्पेशल है तो बताओ। स्पेशल बात ये कि जो चचा थे जो बाद में किंग बने, इन्होंने एक बयान दिया। इन्होंने कहा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो अपनी जमा कराई, इन्होंने कहा कि जी एक ऑटोमेटिक मशीन गन ऑफ सॉर्ट्स वो चल पड़ी थी खुद ही, जिसकी वजह से ये डेथ्स हो गई थी, खुद चल पड़ी थी। एग्जैक्टली। अब इसमें वजह क्या है? मजे का एंगल है आपके लिए। आई थिंक अभी तक सब मजे के एंगल्स रहे हैं, लेकिन एक और मजे का एंगल मैं आपको दिखाता हूँ। मजे का एंगल ये कि जो चचा थे जो बाद में किंग ऑफ नेपाल बने, इन्होंने एक जबरदस्त स्टेटमेंट जमा करवाई। स्टेटमेंट क्या थी? इन्होंने कहा कि एक सब मशीन गन खुद ही चल पड़ी थी, जिसके डिस्चार्ज की वजह से ये डेथ्स हुई सारी। मतलब खुद ही, बड़े दबे लफ्जों में इन्होंने पूरी कहानी बंद कर दी। इसकी वजह क्या थी? क्लैरिफिकेशन इन्होंने बाद में दी। इन्होंने कहा कि जी एट दैट पॉइंट जब मैंने ये बयान जमा करवाया था, तब किंग ऑफ नेपाल थे क्राउन प्रिंस, ठीक है, जिन्होंने ये सारा कुछ किया था। एंड एज पर द रूल्स, एज पर द लॉ, किंग को आप इल्जाम नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किंग ने बंदे मार दिए। ठीक है, तो उनका नाम बचाने के लिए इन्होंने ऐसी वेग स्टेटमेंट, ऐसी वाहियात किस्म की मशीन गन खुद ही चल पड़ी थी, उसके नतीजे में डेथ्स हो गई। फिर जनाबे अली इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन लोगों के दिलों में एक शक रहा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब आते हैं उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज की तरफ जिनका आप जिक्र कर रहे थे। एक तो कहा जाता है सूत्रों के अनुसार, हम कुछ नहीं डिक्लेयर कर रहे, ठीक है, कमेंट्स में ये ना मोहब्बत आना शुरू हो जाए, कि जो चचा थे उन्होंने ये काम करवाया। ठीक है, फिर उसकी वजह क्यों थी कि जी वो खुद किंग बनना चाहते थे। उनकी सारी फैमिली, इमीडिएट फैमिली अनहर्ट थी, ठीक है, वो खुद वो उस दिन नहीं थे, ठीक है, और वो बच गए सारे मामले से। सो कहा यह जाता है कि उन्होंने ही मरवाया सबको ताकि इवेंचुअली वो किंग बन सकें। इल्ज़ाम दे दिया
प्रिंस के ऊपर जो मर गया था, जो खुद भी अपने आप को मार के इस दुनिया से चला गया, तो कोई सबूत बचे नहीं। ठीक है, एक एंगल ये है। फिर कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहती हैं कि यार जो आपने भी बात की कि यार रॉयल फैमिली थी, कोई आम खानदान नहीं था कि गार्ड्स मौजूद ना हो और वो सब कुछ। तो जब एक बंदा इतने वेपन्स डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो गार्ड्स किधर थे, गार्ड्स अलर्ट क्यों नहीं हुए? ठीक है, और बताया जाता है कि तकरीबन विटनेसेस के मुताबिक 15 मिनट में सब वाकया हो चुका था, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो 15 मिनट इज अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, पहले फायर पे ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, गार्ड्स को पहुंचना चाहिए था, उसको डिसआर्म करना चाहिए था, एंगेज करना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, कि इतना उसके पास टाइम था कि इवेंचुअली उसने जाके खुद को मारा। ठीक है, तो दैट्स वन। फिर इसमें जो हमेशा होता है कि जी बैरूनी हाथ, फॉरेन हैंड्स, आप यकीन मानो मैं अभी यही कहने वाला था कि भाई साहब एक थ्योरी और डाल लें। ये जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं अपने मोरे चला रही होती है। लेकिन उसमें फिर ये बात समझ नहीं आती कि देखें ये लोग एक्टिव पॉलिटिक्स से, एक्टिव गवर्नेंस से बाहर थे। ठीक है, ये लोग उस एब्सोल्यूट मोनार्की से निकल आए थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल एक मोनार्की, एक वो जो एक रबर स्टैम्प वाला एक होता है ना कि यार आपने मिल लिया एज हेड ऑफ स्टेट, आपने कोई फीता काट दिया, आपने कोई सर्मनी करा दिया, आप किसी बंदे से मिल लिए, दैट इज ऑल दैट यू आर डूइंग। अच्छा चलें, ये तो मुझे अब समझ आ गई, इस केस का क्या बनेगा ये तो मुस्तकबिल बताएगा। मुझे अब ये लास्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस करते हैं कि यार जो अपना बलिंदर शाह साहब की गवर्नमेंट है, इनके जो होम मिनिस्टर, उन्होंने केस दोबारा से इसको ओपन किया है, तो इसके पीछे भी तो एक दो मुहर्रिकात हो सकते हैं ना। ठीक है, अब अगर उस तरफ आए तो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान के अंदर से दूंगा। पाकिस्तान में जब ये पीपल्स पार्टी आई इन अ जॉइंट गवर्नमेंट विद PMLN, तो उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो ट्रायल हुआ था उसको रीओपन करवाया। लेकिन वो तो फिर अगर आप ये बात करते हैं ना, तो फिर मुझे पता क्या लगेगा कि ये एक दफा कहानी को बंद करना चाहते हैं। हो सकता है, कुड बी वन। क्योंकि बलिंदर शाह जो हैं, सॉरी अभी बात कर, बलिंदर शाह जो हैं उनकी दो इंटेंशन हो सकती हैं एज पर माय ओपिनियन। नंबर वन तो ये कि ये खाना पूरी करें, इसको केस को ओपन करें। अब इतने पुराने केस को कौन परसू करेगा, कौन से एविडेंस होंगे, कौन सा फोरेंसिक होगा, कुछ नहीं होगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब तो वो वंस फॉर ऑल स्टोरी हो जाएगी, और नेक नामी भी मार्केट में बन जाएगी कि बलिंदर शाह साहब की हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। एक तो ये हो सकता है। सेकेंडली ये हो सकता है कि चूंकि वहाँ की पब्लिक जो है वो अपनी किंग फैमिली से बहुत मोहब्बत करती है, उनको तो सवालों के जवाब चाहिए, तो वो ये सोचते होंगे कि यार हमें जस्टिस मिलना चाहिए। तो बलिंदर शाह जो या उनकी गवर्नमेंट जो है उसकी इंटेंशन इतनी ज़बरदस्त हो कि उन्होंने कहा यार इसको हम फाइंड आउट करते हैं और विल फाइंड आउट कि हु वाज द कल्प्रिट। तो पॉसिबल ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। एक कुड बी कि यार एक पॉपुलिस्ट डिसीजन आप लें कि यार लोगों की एक लॉन्ग स्टैंडिंग ख्वाहिश थी, एक मुअम्मा था जिसको हल किया जाए। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि 25 साल का अरसा गुजर चुका है, जो रॉयल पैलेस था जहाँ ये सब कुछ हुआ वो अब म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। अच्छा, फोरेंसिक एविडेंसेस 25 साल सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, विटनेसेस कुछ जिंदा होंगे, कुछ दुनिया से जा चुके होंगे। ठीक है, कहाँ हैं कहाँ नहीं है, वो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, सो ये तो जो बात है, आपने नई स्टोरी बताई आज यार, बड़ा मेरे तो नॉलेज में इजाफा हुआ। आप सोच रहे सबसे ज़्यादा आज मैं बड़े आराम से बैठा हुआ था और बड़े सुन रहा था। तो दोस्तों ये वाला जो इंसिडेंट था मेरे लिए बिल्कुल नया था, और ये बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट था, ना सिर्फ नेपाल की पब्लिक के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। तो अब चूंकि ये पुरानी बात थी, इसको नया इस केस को रीओपन किया गया, तो हम ये चाहते हैं कि इस पर कोई ऐसा फैसला है जो जस्टिस को और इंसाफ को सामने लेके आए, और जो नेपाल की जनता है वो भी खुश हो और इसे सेटिस्फाइड हो। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज़। You are watching Apna Watan.